आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही पावन तथा पुनीत है। आज हम अपनी स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज उत्सव के साथ यह चिंतन का भी दिवस है कि हमने इस समयावधि में हासिल क्या किया, हमारी चुनौतियां क्या हैं, व अपने भावी भारत हेतु हमारे पास अवसर क्या हैं। निश्चित ही हमारे भारतवर्ष ने इस समयावधि में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल किया है, किंतु विकास की इस यात्रा में हमारे सम्मुख उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, उतने ही विशाल समस्याएं भी हैं। गरीबी, विषमता से भी कहीं ज़्यादा भयावह बन चुकी है आज शिक्षा व संस्कृत का ह्रास। गरीबी व भुखमरी से कहीं ज़्यादा भयावह बन चुका है आज हमारे देश का सांस्कृतिक और सामाजिक पतन तथा समाज और शासन का नैतिक पतन। हमें यह स्वीकार करना होगा कि इन चुनौतियों को स्वीकार करना व इनका निदान समाज व शासन की साझा जिम्मेवारी है। दुर्भाग्य आज है कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करने में मशगूल हैं, व्यस्त हैं। विडंबना का विषय यह भी है कि अर्थशास्त्र के शिरोमणि कहलाने वाले अर्थशास्त्रियों ने जिस वैश्विक व्यवस्था का निर्माण किया है अथवा उनके द्वारा किया जा रहा है, अर्थ का या अनर्थपूर्ण दौड़ हमें किस दिशा में ले जाने वाली है, किस स्थान पर लाके इसने हमें खड़ा कर दिया है, क्या आज हमारे लिए चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। एक प्रसंग शायद हमारे अर्थशास्त्रियों का कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। महाभागवत पुराण के भिक्षुगीतम में एक श्लोक आता है, एक प्रसंग आता है जिसमें उल्लिखित है, अस्तेयम हिंसा नृतम दंभः कामः क्रोधः स्मयो मदः। अस्मेयम हिंसा नृतम दंभः कामः क्रोधो स्मयो मदः। भेदो वैरम विश्वासः अस्पर्धा व्यसनानि च। एते पंचदशानार्था ह्रार्थमूला मता नृणाम तस्माद् अनर्थम अर्थाख्यम प्रेयोदर्शी दूरतस्त्यजेत्। अर्थात जो आज अर्थ प्राप्ति के अनर्थकारी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके दुष्परिणामों के विषय में भिक्षुगीतम का यह श्लोक बहुत पूर्व ही हमें सचेत करता है। आज के जो नोबेल पुरस्कारित अर्थशास्त्री हैं, विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों को ढोकर और उसी गुमान में अहम में मदहोश हमारे अर्थशास्त्री हमारी पीढ़ी है, उसे कहीं ना कहीं इस भिक्षुगीतम के श्लोक से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं भिक्षुगीतम का यह श्लोक उनको बेहतर पथ प्रदर्शन कर सकता है। आज इस श्लोक में अर्थ के जो 15 अनर्थ बताए गए हैं, हमारे लिए जो है चिंतन का विषय है, विचार का विषय है कि उसमें से हम किससे ग्रसित भला नहीं हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि आज का जो अर्थ है, जो हमने अनर्थ से हासिल किया है, वह हमारे समाज को दंभ की तरफ ले जाने वाला नहीं है, काम की तरफ ले जाने वाला नहीं है, झूठी शान, झूठी मद की तरफ ले जाने वाला नहीं है, परस्पर यह हमारे समाज में भेद को बढ़ावा देने वाला नहीं है,
परस्पर यह हमारे समाज में वैर और पाखंड को बढ़ावा देने वाला नहीं है? क्या हमारे समाज में स्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता को बढ़ावा देने वाला नहीं है? क्या हमारे समाज को यह व्यसन और मद की तरफ ढकेलने वाला नहीं है? इसमें से जिन भी 15 लक्षणों की चर्चा की गई है, आज हम उसमें से किससे अछूते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था हमें प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की तरफ चलना सिखाती थी। हम प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं, परस्पर समाज में सामंजस्य और सहयोग के समर्थक रहे हैं। आज की पूंजीवादी व्यवस्था में क्या सत्य नहीं है? आप देखते हैं, इसमें कहा जाता है कि चोरी की तरफ बढ़ाने वाले अनर्थकारी धन होते हैं, अफत्य की तरफ हमको ले जाने वाले होते हैं। क्या यह सत्य नहीं है? आज हम दुकान पर जाते हैं, कहने के लिए हम एक पौवा का सामान खरीदे और पैकेट में होता कितना है, उसकी मात्रा 200 ग्राम। यह चोरी नहीं है तो क्या है? या वर्तमान अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था की चोरी नहीं तो क्या है? हम 1 लीटर तेल खरीदते हैं और उसमें मात्रा होती है 900 ml। यह क्या है? हम इंटरनेट को ही देख लें, जिस इंटरनेट पे हम आप लोगों से आज साक्षात्कार कर रहे हैं, कहने के लिए हम 1 महीने का पैकेज भराते हैं और मिलता हमें कितना, 28 दिन का। यह चोरी नहीं है तो क्या है? तो आज की जिस अर्थव्यवस्था ने अनर्थपूर्ण रीति से हमको धन कमाने के लिए प्रेरित किया है, उसने कहीं ना कहीं बिच्छुगीतम के उन 15 अनर्थों को हमारे समाज में लाके ठूस ठूस के भर भी दिया है। अस्तु, हम यही कहेंगे कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मानस को अर्थ के नाम वाले इस अनर्थकारी तत्व से दूर रहना चाहिए और दूर से इसका परित्याग कर देना चाहिए। हम कहते हैं कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सीमा स्वतंत्रता दिवस। क्या हमने कभी स्वतंत्रता के मूल आशय को समझने का प्रयास भी किया? अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मूलतः यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वापलस्तंत्र अर्थात अपनी शासन अथवा अपनी व्यवस्था। इस आशय में आज हम कहां तक स्वतंत्र हैं? इस आशय में आज हम कहां तक अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं? क्या यह हमारे लिए चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए? क्या आज हमारी अपनी व्यवस्था है? क्या आज हमारा अपना शासन है? क्या आज हमारा अपनी भाषा है? क्या आज हमारी अपनी संस्कृति है? क्या आज हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था है? क्या आज हमारी अपनी राजनीतिक व्यवस्था है? क्या आज हमारी अपनी आर्थिक व्यवस्था है? कौन सा हमारा अपना है? क्या आज हमारी अपनी शासन की व्यवस्था है? आज भारत में शासन के जिस दौर से हम अभिमुख हो रहे हैं, शासन के जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें हमारी सरकार कहां है? उसमें तो हम केवल और केवल पक्ष और विपक्ष देखते हैं। 2 ही वर्ग हैं हमारी सरकार में, एक पक्ष है, एक विपक्ष है। तो फिर हमारी सरकार कहां है? क्या यह सत्य नहीं है कि जिस संवैधानिक व्यवस्था की नींव हमने डाली, कहां तक वह हमारी शासन व्यवस्था, कहां तक हमारे रीति, कहां से तक हमारी नीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति से प्रेरित है? स्वशासन का आशय है स्वयं पर भी शासन। और क्या आज हमारे युवा समाज का स्वयं पर या हमारे बौद्धिक समाज का स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण है? हम किस स्वशासन की बात करते हैं जब हमारा ऊपर अपने शरीर पर, अपनी मन पर, अपनी काया पर ही नियंत्रण ना हो? और मुझे लगता है कि विश्व विजय की आज यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, आप भारत को कहते हैं कि मुझे विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले स्वयं पर विजय स्थापित कीजिए। स्वयं की विजय की उपेक्षा करके आप विश्व विजय की कल्पना कभी कर ही नहीं सकते। 1833 के चार्टर का वह प्रसंग मुझे याद आता है, वह समय मुझे याद आता है कि 1813 का चार्टर आने के पश्चात जो 20 वर्षीय अवधि होती है, इस समय ब्रिटिश सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में सुधारवादियों और उदारवादियों का बोलबाला होता है। संसद में सुधारवादियों का जमावड़ा होता है
और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रे हुआ करता है ब्रिटेन का, वह स्वयं महान सुधारवादी, उदारवादी विचारधारा से जुड़ा होता है। इसी बीच विलियम बेंटिक और वेंथम जैसे सुधारवादियों का भी यह दौर होता है। इसी बीच ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सोसाइटी में भारत को ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन स्वशासन को सौंपने का विचार प्रस्तुत किया जाता है। चर्चा परिचर्चा चलती है। इसी काल में लॉर्ड मैकाले का अभ्युदय होता है और उसने इन परिचर्चाओं का प्रखर विरोध करते हुए कहा कि हो सकता है, संभव है कि आने वाले समय में भारत ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन न रहे। हो सकता है आने वाले समय में भारत को ब्रिटिशों से मुक्ति मिल जाए। किंतु जितना मैं जानता हूं, मैं एक बात को और सचेत कर देना चाहता हूं कि जितना बेहतर भारत को कंपनी समझती है, अन्य शायद ही कोई समझ सकता हो। हमारी संसद के पास ना तो भारत पर शासन करने का सामर्थ्य है और ना ही समय। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये मैकाले के शब्द हैं जो मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संभवतः भारत आने वाले समय में ब्रिटिश शासन से आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए। किंतु मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखता हूं कि शायद आने वाले समय में भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाए। किंतु मैं आप लोगों को उतने ही विश्वास के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत ब्रिटिश शासन व्यवस्था से तो मुक्ति पा सकता है, किंतु मुझे अवसर दीजिए, अंग्रेजी व्यवस्था से मुक्ति शायद ही भारत को कभी प्राप्त होगी। हम वचन देते हैं कि अंग्रेजी व्यवस्था शायद ही कभी भारत में कमजोर होने पाएगी। और क्या मैकाले के वे शब्द आज शाश्वत सत्य नहीं है? स्वतंत्रता के 80 वर्षों के पश्चात भी, ब्रिटिश शासन से मुक्ति के 80 वर्षों के पश्चात भी, जिस देश में आज अपनी भाषा की बात करना अभिशाप हो, अपनी संस्कृति की बात करना अभिशाप हो, जिस देश की अपनी सामाजिक व्यवस्था कुंद हो चुकी हो, जिस देश की अपनी शिक्षा व्यवस्था ना हो, जिस देश की अपनी अर्थव्यवस्था ना हो, जिस देश की अपनी राजनीतिक व्यवस्था ना हो, कहीं ना कहीं वह मैकाले को शाश्वत सत्य नहीं करती है। यह इस चीज का प्रमाण है कि जो कार्य भुजबल से नहीं हो सकता है, मैकाले ने उसे अपने चातुर्य बल से कर दिखाया। जो कार्य भुजबल से बेलेजली, डलहौजी, कर्जन और कॉर्नवालिस नहीं कर सके, मैकाले ने अपने बुद्धि बल से उसे साबित कर दिखाया। जब मैं स्नातक में पढ़ा करता था तो राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले मेरे एक राय गुरुजी हुआ थे, अभी भी हैं, ईश्वर की कृपा से अभी भी उनका आशीष प्राप्त होता है। किंतु उनके द्वारा अभी भी समय समय पर बौद्धिक चर्चा और परिचर्चा विभिन्न विषयों पर आयोजित कराई जाती रहती है। एक बार उन्होंने ही वोटिंग से पहले, मतदान से पहले चर्चा के लिए विषय रखा कि मतदाता किसको चुने। उसमें माननीय हमारे बांसी क्षेत्र के राजकुमार जी भी, जयप्रताप सिंह जी भी सम्मिलित होते हैं, 4 सांसद जी भी लोग आते हैं, 4 जो उसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर होते हैं, वो IPS ऑफिसर होते हैं, वो भी आते हैं और चर्चा का यह दौर आरंभ होता है। किंतु हमारे माननीय, उसी में से वो नाम मैं नहीं लूँगा, एक नेताजी के द्वारा यह कहा जाता है कि मैं तो इस चर्चा के प्रसंग से ही कोई नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सी इतनी इसमें गूढ़ता है कि मतदाता किसको चुने। अरे भाई, मतदाता जिसको इच्छा हो उसको चुने। माननीय गुरुजी ने उसी में से एक IPS
अधिकारी थे उनको संकेत किया कि कृपया हमारे मंत्री महोदय जी को बता दीजिए कि मतदाता किसको चुने। दुबे जी वो हुआ करते थे, माननीय मंच पर जाते हैं और चूंकि रिटायर्ड आईपीएस थे तो अब कोई वर्दी की जो है पिंजरा भी नहीं था, गुलामी भी नहीं थी, तो खुल के उन्होंने बात रखा और उन्होंने कहा कि माननीय आप सही कह रहे हैं कि मतदाता जिसको इच्छा हो उसको चुने, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आप राजनेताओं ने मतदाताओं को के बौद्धिक स्तर को उस योग्य भी छोड़ा है कि आज मतदाता यह निर्णय लेने की अवस्था में हो कि वो किसे चुने। माननीयों, क्या आपने आज हमारे समाज को उस अवस्था में छोड़ा है कि हम अपने लिए फत अफत नीर और छीर के विवेक का प्रयोग कर सके, जब आज मतदान से पूर्व गड्डी पर छपे हुए गांधी जी को बांट करके लोगों की मतदाताओं की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है। मतदान की पूर्व संध्या पर सुरा और सुंदरी के प्रभाव में ढकेल करके मतदाताओं को की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है। तब आप इस देश में कल्पना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं कि मतदाता किसको चुने। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, विषय बहुत सारे हैं, किंतु हमें हर विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः कहूंगा कि स्वतंत्रता का यह उत्साह उल्लास तब तक निरर्थक है जब तक हम स्वशासन की अवस्था से ना गुजरें, और स्वशासन का आशय है स्वयं पर नियंत्रण। और जब तक हमारा अपनी इच्छाओं पर, हमारा अपने विचार पर, हमारा अपने जो है शरीर और मस्तिष्क अंतरात्मा पर नियंत्रण नहीं है, तब तक स्वतंत्रता की यह ढकोसला व्यर्थ मात्र है। अंततः मैं यही कहूंगा कि आज हम संकल्प लें एकजुट भारत का, शिक्षित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, सुसंस्कृत भारत का। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।